बच्चों, आज हम इस किताब का अंतिम पाठ जो है यानी कविता विप्लव गायन 20वीं कविता है करने जा रहे हैं। इसके कवि है बालकृष्ण शर्मा जी। नवीन जी का थोड़ा सा परिचय हम ले लें। राष्ट्रवादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कलम ओज बिखेरती है हिंदी की राष्ट्रवादी काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन इन्होंने किया। उस समय आपका संपादकीय टिप्पणियाँ अपनी निर्भीकता, खरेपन और कठोर शैली के लिए जानी जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि किस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है बच्चों कि कुप्रथाओं, जड़ता, रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़कर विकास और गतिशीलता के पथ पर आगे बढ़ने का लोगों से कवि अनुरोध करता है। कवि कहते हैं कि लोग अब शांति और प्रेम के गीत को छोड़ दें और कुछ ऐसी तान आलापे जिससे समाज पूरी तरह नष्ट हो जाए और इस बुरे समाज के नष्ट होने के बाद ही नवनिर्माण होगा, नए सिरे से नई दुनिया शुरू होगी। और एक बात खास ध्यान रखें कि ये कविता जब लिखी गई तब हमारा देश आज़ाद नहीं था। अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालने के लिए उनकी बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने का आह्वान भी इस कविता द्वारा कवि ने किया है। तो चलो हम कविता देखते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि कहता है कि हे मेरे अंदर छिपे हुए कवि, तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ, ऐसी रचना आलापो जिससे इस संसार में, इस दुनिया में उथल पुथल मच जाए, पूरी तरह बदलाव हो जाए, लोग शुद्ध हो जाए। जो जड़ता से घिरे हुए लोग हैं उनकी कुप्रथाओं की बेड़ियाँ टूट जाए, रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़कर विकास की ओर हमें आना है। इसीलिए कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे इस समाज में उथल पुथल मच जाए और एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सारे समाज में, सारे लोगों के बीच ऐसा बदलाव हो कि वो बदलाव साफ साफ नज़र आता रहे। लोगों में एक ऐसी नवजागृति की ज्वाला फैल जाए जिससे सारा समाज भयभीत हो उठे। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐंठी है। कवि अपने से जब तान सुनाने की बात करता है तो उनका अंतर्मन जवाब देता है कि अब तुम मुझसे मीठे, साफ सुथरे, सुंदर गीतों की फरमाइश करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब तुम सावधान रहो, मेरे अंदर जोश जागृत हुआ है। अब मेरी वीणा में, मेरे हृदय रूपी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है। मैं सारी दुनिया को तहस नहस करना चाहता हूँ, इस बुरे समाज का नाश चाहता हूँ। तभी तो नए का निर्माण होगा। नए समाज का निर्माण तभी संभव है जब ये रूढ़ी, परंपरा, कुप्रथा और लोगों में आन बैठी जड़ता को ख़त्म करना होगा। तो वो कहते हैं कि सावधान, अब मेरी वीणा में वो मीठा संगीत, सुंदर गीत नहीं सुनने को मिलेगा। अब मेरी वीणा में, अब मेरी हृदय रूपी वीणा में चिंगारियाँ है, जोश है, गुस्सा है। क्यों? टूटी है मिजराबे। मिजराबे उसे कहते हैं वीणा बजाने के लिए हाथ में जो पहनाया जाता है छोटा सा तारों का, उसके द्वारा वीणा या सितार को बजाया जाता है। और अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐंठी है। इस तरह का मेरा हाल है कि मेरी मिजराबे टूटी हुई है और अंगुलियाँ भी ऐंठी है। इतना गुस्सा मेरे अंदर है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। महानाश होने वाला है लेकिन उसका कंठ भी रुक गया है। और अब जो मेरा मारक गीत है वह भी गुस्से से भरा पड़ा है। ऐसे गीत से क्या होगा? आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। अब इस गीत से क्या होगा? चारों तरफ गुस्सा फैलेगा, लोगों में जागृति आएगी, क्रांति की ज्वाला फैलेगी।
आग लगेगी क्षण में, मेरे गीतों से पल भर में इस समाज में आग लग जाएगी। पुराने विचारों को लोग त्याग देंगे, नए सिरे से समाज का निर्माण होगा। हृदय में, हृदय के तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। युद्ध होगा, युद्ध जैसी स्थितियां निर्माण होगी। मेरे गीतों से लोगों में ऐसी ज्वाला जागृत होगी कि पुरानी बातों को लोग भूल जाएंगे, तोड़ मरोड़ देंगे और नए समाज का निर्माण करेंगे। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। इस मेरे ज्वलंत गायन गीतों के स्वर से, सिर्फ स्वर से ही, मैंने गाना शुरू भी नहीं किया है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, जल चुके हैं। झाड़ और झंखाड़ पुरानी पूरी कुप्रथाएं, रीतियाँ, परंपराएं जो गलत है, जिससे समाज का नुकसान होने वाला है। तो मेरे गायन के ज्वलंत स्वर से ही झाड़, बुरी रीति रूपी झाड़ और झंखाड़ जल गए हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, गीत भी रुक गया है। क्रोधित है गीत, गीतों में स्वर कैसे हैं? क्रोध से भरे हुए हैं। और ऐसे क्रोध की तान मेरे अंतरतर से, अंतर्मन से निकली हुई है। सारे समाज को चेतना देने वाला, जागृत करने वाला, आग फैलाने वाला, समाज को बदलने वाला गीत मेरे क्रुद्ध तान से निर्माण हुआ है। और वो क्रुद्ध तान मेरे अंतर्मन से, मेरे हृदय के कण कण से निकली है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, मेरे शरीर के हर एक कण में वही ज्वलंत ज्वाला जैसी तान व्याप्त है, फैली हुई है, चारों तरफ है। और रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही आवाज़ मेरा रोम रोम गाता है। समाज को बदलने की जो ठानी है मैंने, उसको मेरे स्वर ने चारों तरफ फैला दिया है। और ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिंतामणि। कालकूट यानी विषधर नाग। विषधर नाग को जिस तरह चिंतामणि प्रिय है, मुझे भी वही तान प्रिय है जो लोगों में जागृति फैलाए, बुराइयों को ख़त्म कर दे, नवीनता का निर्माण करे और लोगों में जो समाज में गलत धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उसका नाश हो जाए। सहज रूप से सारा समाज बदल जाए। नए सिरे से, पुराने समाज के नष्ट हो जाने के बाद नए सिरे से नया निर्माण शुरू होगा। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि आज मैं देख आया हूँ, सारे समाज को देखा है मैंने, जीवन के सब राज मैंने समझे हैं। इस जीवन को जीने के लिए क्या आवश्यक है, समाज को किस तरह बदलना है, समाज के लिए हितकारक क्या है, ये मैं सब समझ आया हूँ और मैं जान चुका हूँ। भ्रू विलास, भ्रू यानी भ्रुकुटी, अपने भौवों को क्रोध करके मैं इस पूरे इसको नाश कर दूंगा, पुरानी रीति को नष्ट कर दूंगा। पुरानी गलत परंपराओं का नाश करने से नए का निर्माण होगा, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए ये सब बातें मैंने समझ ली है और इसीलिए मेरे अंदर ओज, जोश फैला हुआ है। और महानाश अगर मुझे करना है तो क्या करना होगा, इसका पोषक सूत्र भी मैं परख आया हूँ। मैं जानता हूँ कि समाज को नाश करने के लिए, समाज का नाश करने के लिए और नए समाज का निर्माण करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कविता के बारे में थोड़ा सा लिखा है। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली, मतलब रोकने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन यानी निर्माण करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन के हिलोर लाना चाहता है। चारों तरफ एक परिवर्तन हो, पूरी तरह से क्रांति हो, ऐसा कवि चाहता है। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास कविता से। पहला, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है यह ध्वनि, वही गान गाती रहती है कालकूट फणि को चिंतामणि। वह ध्वनि, वही स्वर एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त है? क पहला सवाल है। अब उसका जवाब है, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश
कविता में जनता को नवनिर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया है। कवि कहता है कि तुम ऐसे तान सुनाओ कि पुराने रीति रिवाज, कुप्रथा, मान्यताएं नष्ट होकर देश नवीन परिस्थितियों में पदार्पण कर सके। ख, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? जी हाँ, उपर्युक्त शब्दों से कवि शांति को समाप्त कर जीवन में प्रलय उथल पुथल लाना चाहता है, जिससे महारुद्र शिव का सिंहासन हिल उठे। रुद्र की कोपित सांसों से संपूर्ण दुनिया का आंगन ही भर उठे। शिव की तीसरी आंख खुलने से सृष्टि का महाविनाश होगा और बाद में जो नवीन दुनिया का निर्माण होगा वह महान होगी। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में और दोनों मेरी ऐंठी है। कवि कहता है कि सावधान, अब मेरी वीणा से मधुर गीतों की अपेक्षा मत करना, उससे कटुता और चिंगारियाँ ही फूटेगी। उनकी वीणा को बजाने वाले मिजराबे टूट गई है और उनकी उंगलियां तक ऐंठ गई है। कविता से आगे, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठ कीजिए जिसमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। और पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की। देश की भक्ति से निर्विरोध शक्ति से राज अपना होगा, जमींदार साहूकार अपने कहलाएंगे, शासन की सत्ता हिल जाएगी। हिंदू और मुसलमान वैर भाव भूलकर जल्द गले लगेंगे। और तीसरी कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की 4 लाइनें हैं। जिनके मस्तक पर मातृभूमि का रस बरसे, जिनकी रग रग में दूध भरा हो माता का, सागर की बाहें मिलनोत्सुक प्रचंड बढ़ी, सूरज पूरब का टीका बना विधाता का। उनकी सत्याग्रह भरी विजय का बल जानो, उनकी अजेय अनुराग शक्ति को पहचानो। कविता के अनुमान और कल्पना। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाज, रूढ़ि विचारों, भेदभाव को त्याग कर नवनिर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसीलिए कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिससे क्रांति का आह्वान किया गया है। भाषा की बात। कविता में 2 शब्दों के मध्य डैश का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। कवि ऐसा प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार करने के लिए। उदाहरणार्थ, रोम रोम गाता है। काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कविता में डैश और पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त, वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांटकर लिखिए। तो उत्तर है कंठ रुका है महानाश का। दूसरा एग्जाम्पल है टूटी है मिजराबे। रोम रोम गाता है
ध्वनि। तीसरा सवाल, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो तुकबंदी वाले शब्द है बैठी, ऐठी, इधर उधर, रुद्ध, युद्ध, फणी, मणि। धन्यवाद।